हरियाणा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम से जुड़ी ये बड़ी खबर और अब तारीख फाइनल हो गई है। 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। जी हां, 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 17 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले 15 तारीख यानी कि 15 अक्टूबर की तारीख लगातार चल रही थी कि 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। फिर इसके बाद जब पत्रकारों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा जानकारी दी कि 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा पंचकुला के सेक्टर 5 में परेड ग्राउंड में। तो हरियाणा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम, नई सरकार का गठन होगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और 48 सीटों पर एक बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। 2014-2019 से भी बड़ी और सर्वश्रेष्ठ जीत की बीजेपी ने, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी लगातार इस बात को लेकर गदगद थे कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है और सरकार उनकी आ रही है। और यही वजह है कि चुनावी नतीजों से एक दिन पहले तक भी मुख्यमंत्री पद की रेस कांग्रेस में देखने को मिल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस को 37 सीटों से ही संतोष करना पड़ा और 10 ऐसी सीटें रही पूरे प्रदेश में जहां पर कांटे की टक्कर रही, जहां पर मार्जिन 2000 का, 4000 का, और एक सीट तो ऐसी भी रही जहां पर 32 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। वो सीट है उचाना कला की। हालांकि अब सभी की नजरें नई सरकार के शपथ ग्रहण पर टिकी हुई है। आंकड़े आ गए हैं और जीत पर, हार पर तमाम सियासी दल अब मंथन भी कर रहे हैं। फिलहाल प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है। तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। मंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी दी कि 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हुई है, फाइनल हुई है और पंचकुला के सेक्टर 5 में परेड ग्राउंड में एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है और इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो पूर्व सांसद संजय भाटिया को दी गई है। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जी जुड़ गए हैं लाइव, जो इस खबर पर माइन्यूटली नजर बनाए हुए हैं, बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। चंद्रशेखर जी, इस पहले सवाल का जवाब तो मिल गया है कि पहले 15 अक्टूबर की तारीख चल रही थी शपथ ग्रहण की, लेकिन 17 अक्टूबर की तारीख फाइनल हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दे दी है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है वो ये कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, किस किस को शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल यश, देखिए यक्ष प्रश्न यही है। इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए तो हरियाणा में ये मंत्रिमंडल विस्तार जो राजनीतिक रूप से अगर डिस्कशन करें, कई चर्चा करें तो ये निचोड़ निकलता है कि बीजेपी इसको क्योंकि 1+13 यानी एक मुख्यमंत्री और 13 मंत्री बनाए जाने, जिनमें से 10 या 11 मंत्री अभी बना सकती है, 2 या 3 मंत्री अभी होल्ड करा सकती है, यानी कि पूरा मंत्रिमंडल शायद ना गठित किया जाए। 10 या 11 मंत्रियों और मुख्यमंत्री का जो है उनका शपथ ग्रहण ये समारोह, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और इसमें अगर कहा जाए जो परफॉर्मेंस बेस्ड मंत्री रहे हैं पहले, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जो जीत कर आए हैं, उन लोगों को शामिल तो किया जा सकता है। साथ ही साथ जातीय
और कहा जाए भौगोलिक, दोनों परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बीजेपी का केंद्र बिंदु अगर कहा जाए जीटी रोड बेल्ट रहा है, दक्षिण हरियाणा रहा है, तो दक्षिण हरियाणा से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें आरती राव प्रमुख रूप से हो सकती हैं। और अगर जीटी रोड बेल्ट की बात करें, खासकर पंजाबी बहुल्य के क्षेत्रों की बात करें, तो पंजाबी चेहरों में से भी 2 या 3 चेहरे आ सकते हैं। 2 या 3 चेहरे इसलिए आ सकते हैं, 3 का मतलब इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होते थे, जो अब केंद्र में मंत्री हैं, वो पंजाबी चेहरा थे। अब ओबीसी का चेहरा नायब सिंह सैनी है, और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर इलेक्शन लड़े गए थे हरियाणा में, इसलिए हो सकता है कि पंजाबी कोटे में 3 मंत्री बनाए जाएं। पंजाबी कोटे में अगर मंत्री जो बनाए जाने के नामों की प्रमुखता से देखा जाए तो अनिल विज का नाम सबसे पहले आता है, कृष्ण मिड्डा का नाम आता है, विनोद ब्याना का नाम आता है। विनोद ब्याना जो है वो हांसी से हैं, और मिड्डा जो है वो जींद से हैं। चर्चा में जो नाम आ रहे हैं, वैसे तो पानीपत के प्रमोद विज का भी नाम चर्चा में है, लेकिन ये बीजेपी ने तय करना है कि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कैसे किसको लिया जाता है, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि रोड बरादरी के हरविंदर कल्याण जो तीसरी बार विधायक बने हैं, हैट्रिक बनाकर आए हैं, और मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जो अब केंद्र में मंत्री हैं, उनके बहुत करीबी हैं। उनके करनाल से जो चुनाव उन्होंने लड़े थे उसके पूरे के कन्वीनर थे वो, और बहुत बेहतरीन परिणाम उन्होंने अपनी मेहनत से दिए थे। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री हाल ही में चुनाव प्रचार में गए घरौंडा के अंदर कई जगह, तो उन्होंने ये कहा था कि हरविंदर कल्याण को आप जिताकर भेज दें, जनता को कह रहे थे वो कि आप जिताकर भेज दें, जिताने का काम आपका, मंत्री बनवाने का मेरा। तो ये उनके शब्द हैं, तो इसलिए इस चीज को अंडरलाइन किया जा सकता है कि हरविंदर कल्याण की लॉटरी निकल सकती है। इसके अलावा घनश्याम दास पंजाबी चेहरों में है, यमुनानगर से हैं, तीसरी बार जीते हैं। बीजेपी किस हिसाब से उन्हें निगम बोर्ड या विधानसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष इस पद पर किसको लाती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए, अब आता है सवाल जाट कम्युनिटी से, तो उनके भी महिपाल ढांडा का नाम सुर्खियों में है। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से हैं, इसीलिए मैं जब प्रमोद विज का जिक्र कर रहा था तो वो बाद में जिक्र किया, जो 3 प्रमुख नाम है उनके बाद इनका नाम लिया, क्योंकि महिपाल ढांडा पानीपत जिले से हैं, पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, उन्हें मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, और वो विधानसभा में भी अगर कहा जाए सरकार की वकालत खुलकर करते नजर आते हैं। जो इसके अलावा अगर देखा जाए एससी में 2 लोगों को बनाया जा सकता है। इस बार एससी कम्युनिटी के 3 लोग जीते हैं, तीनों का नाम कृष्ण से शुरू होता है। तो ये अगर कहा जाए कि बीजेपी जातीय समीकरण तो मेंटेन रखेगी, तो उसके अलावा बाकी सब चीजों को भी देखेगी कि चंद्रशेखर जी, ये तो तय है कि एक अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग इस कैबिनेट में देखने को मिलेगी, लेकिन क्या इसके अलावा कोई विशेष क्राइटेरिया, कोई मापदंड तय किया है? जिस तरीके से टिकट बंटवारे के दौरान कुछ क्राइटेरिया तय किए जाते हैं पार्टियों में। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी जो है, इसका जो नीति निर्धारण का काम है वो आला कमान ज्यादातर देख सकती है, और आला कमान में अगर कहा जाए इस मामले में मंत्रिमंडल विस्तार में, मंत्रिमंडल गठन में और मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह, सारे गतिविधियों में अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसीलिए केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हरियाणा के प्रभारी हो, ये सब लोग जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलकर उनके साथ मंथन कर ही सारी चीजों का निर्धारण करेंगे। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, जो हरियाणा में 2 जगह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 2 पद हैं, कुल 2 पोस्ट हैं, वहां भी बीजेपी अपने लोगों को एडजस्ट करेगी। उसके अलावा 70 से 74 के बीच स्टेट लेवल की चेयरमैनी है। जब सरकार बन जाएगी तो सारों के एडजस्टमेंट का फार्मूला बीजेपी ला सकती है। ये बीजेपी के लिए बहुत गौरव की बात। बिल्कुल, और बिल्कुल कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया तो तय करना पड़ेगा, तभी चीजें एक समन्वय के साथ आगे बढ़ेगी, और बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि MH1 न्यूज दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा तक इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं,
और अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन धीमान, क्योंकि आप भी लगातार कई केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, खासतौर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है, क्राइटेरिया क्या होने वाला है, और बड़ी बात यह कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, दिल्ली से क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी हलचल को लेकर, क्या क्राइटेरिया तय किया जाने की एक संभावना है और किस तरीके का स्वरूप मंत्रिमंडल का हो सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, हमने सवाल अभी किया था, मनोहर लाल से हमने बातचीत की तो 2 सवाल किए कि शपथ ग्रहण कब होगी, तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि 17 को ही होगी। और दूसरा हमने पूछा कि कैबिनेट में क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि चर्चा इस पर चल रही है, चर्चा हो चुकी है और जैसे ही टाइम आएगा हम तब खुलासा करेंगे। तो नाम तो सोशल मीडिया पर कई चल रहे हैं, कई चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि ये चुनाव का असर सिर्फ हरियाणा तक ही नहीं होगा, आगे इसका असर दिल्ली में भी आने वाला है, क्योंकि 4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। तो जो कोई भी, चाहे जातीय समीकरण हो या जो कोई सरकार फैसला ले, शुरू के 2 महीने माना जा रहा है कि बड़े फैसले सरकार ले सकती है। जिस तरीके से आज 25,000 भर्तियों वाला हो सकता है, आज रिजल्ट आ जाए, या महिलाओं को पैसे देने की बात हो, सिलेंडर की बात हो, जिसका असर डायरेक्ट दिल्ली पर पड़े, ताकि वो पार्टी आगे चुनाव दिल्ली में भी उसका फायदा ले सके। दूसरी बात कि कल क्योंकि एकाएक शाम को सीएम आते ही मनोहर लाल के आवास पर गए, बैठक हुई, फिर दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के फिर गए गृह मंत्री के आवास, वहाँ पर जेपी नड्डा भी आ गए और रात को 12:30-1 बजे तक ये बैठक चली। कई नामों पर चर्चा हुई, कई चीज़ों पर गुणा भाग वहाँ पर किया गया। अब देखिए, क्योंकि जो बड़े नाम हैं, जातिगत समीकरण है, वो तो एक बात है, लेकिन जो हैवी वेट हैं, अब आरती राव के लिए अच्छे मंत्री पद की मांग की जा रही है, डिप्टी सीएम तक बातें हो रही हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने ही टिकट वितरण अहिरवाल में किया था और काफ़ी अच्छी सीटें वहाँ से आई हैं। दूसरा, श्रुति के लिए भी, हालांकि कल हमसे बातचीत में श्रुति कह रही थी कि उन्हें कोई लालसा नहीं है, लेकिन अब हो सकता है फील्डिंग वहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कल संगठन मंत्री से मुलाकात हुई है, तो हो सकता है अपनी बात रखी गई हो। रणदीप पनिहार, जो कि कुलदीप बिश्नोई के कोटे से बने थे एमएलए, वो भी संगठन मंत्री से मिले हैं। तो एक लॉबिंग का दौर तो चल ही रहा है। महिपाल ढांडा 1-2 दिन यहाँ पे रह के गए हैं, चर्चाएं करके गए हैं। इसके अलावा जितने भी और विधायक हैं, करीब 10 से 12 विधायक यहाँ पर आकर के, यहाँ तक कि रामकुमार गौतम भी मुलाकातें करके गए हैं। तो ये मुलाकातें में किसकी लॉटरी लगती है, किसका नाम आगे चलता है, क्योंकि पुराने अगर देख लें तो पुरानी कैबिनेट के सिर्फ 2 ही मंत्री हैं जीत के आए हैं, मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा। इनका बनना लगभग तय बताया जा रहा है। इसके साथ इस बार 7 ब्राह्मण जीत के आए हैं, तो ब्राह्मणों में क्योंकि मूलचंद शर्मा का तो नाम है ही है, कई और नाम भी चल रहे हैं, चाहे अरविंद शर्मा हो, पुराने नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, या मेयर शक्ति रानी हो, जो कि इस बार जीते हैं, विनोद शर्मा की पत्नी हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं, और इसके साथ जाट नेता तो रखने ही हैं उसमें भी। तो लेकिन जो क्राइटेरिया कल तक बात हो रही थी कि डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, वो इसलिए हो रही थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह पार्टी अच्छे मार्जिन से जीती, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम बनाए गए। लेकिन अब हरियाणा में ये प्रथा कायम रहेगी या नहीं रहेगी। पिछली बार तो मजबूरी थी कि जेजेपी के साथ गठबंधन था, निर्दलीय थे, तो डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। लेकिन इस बार कोई मजबूरी नहीं है, अपने आप में समर्थ है, 3 निर्दलीयों ने भी पूरा समर्थन दे रखा है, तो लग नहीं रहा कि डिप्टी सीएम वाला फार्मूला होगा। हाँ, जातिगत समीकरण को साधने के लिए जरूर ये चीजें वहां पर की जा सकती हैं। जी चंद्रशेखर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी, सवाल तो ये भी बन रहा है कि भाई जिस तरीके से नेता लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी से प्रेशर में आएगी कि भाई लॉबिंग का भी कुछ फायदा इनको होना चाहिए? और दूसरी बात, ये डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा भी लगातार चल रही है, तो कितनी संभावना इसकी नजर आ रही है? भाई डिप्टी सीएम अगर पद का जिक्र हो रहा है तो अनिल विज सबसे वरिष्ठ नेता दिखाई देते हैं, 7वीं बार विधायक बनकर आए हैं, और उनको डिप्टी सीएम बना दिया तो लगता है कि वो खुश भी हो जाएंगे। हालांकि उनकी चाहत तो मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, जो डिप्टी सीएम वाली बात आपने कही है, डिप्टी सीएम बीजेपी क्योंकि इस बार पूर्णतया अपने दमखम पर सरकार बनाकर आई है और बीजेपी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी डिप्टी सीएम के फार्मूले पर ना चले। हम मान सम्मान करने के लिए अपने ही लोगों को अगर बीजेपी सीएम और डिप्टी सीएम उनके बाद बनाती है
तो वो बीजेपी मंथन कर सकती है। लेकिन बीजेपी के कल कुछ नेताओं से बात हुई है डिप्टी सीएम को लेकर, जो चर्चाएं चल रही थी कि अनिल विज और आरती राव के नाम जिस प्रकार से आ रहे हैं, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं जो अटकलें चल रही थी, बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात हुई तो उन्होंने ऑफ कैमरा इस बात को माना है कि इस बार शायद डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा और मंत्रिमंडल ही बनाया जाएगा। जहां तक लॉबिंग का सवाल है, लॉबिंग बीजेपी में बहुत ज्यादा चलती नहीं है। बीजेपी में जो विश्वस्त लोग होंगे, बीजेपी आरएसएस एफिलेटेड पुराने चेहरे हैं या बीजेपी के अपने नीतियों पर खरे उतरते हैं, तो निसंदेह उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। और बीजेपी वरिष्ठता को अगर इग्नोर नहीं करती तो निसंदेह अनिल विज को भी मंत्रिमंडल में प्रॉपरली जगह मिलेगी। और जैसा लग रहा है, क्योंकि अनिल विज का आपने जिक्र किया कि उन्होंने पहले चीफ मिनिस्ट्री के लिए कहा था, लेकिन आप देखिए आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट वो एक तरह से इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव जीतकर अपना प्रमाण पत्र जो देना था वो वहां तक उनकी जिम्मेदारी थी, आगे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उन्होंने क्या करना है। यानी अनिल विज पुराने सीएम वाले स्टैंड से कहीं ना कहीं जो बातें कह रहे थे कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कहीं ना कहीं उनसे विमुख होते नजर आ रहे हैं।